प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में एक आर्टिकल को समझेंगे एंड दैट आर्टिकल इज सरफेस इंटीग्रेशन। इस सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझनी है। एक्चुअल में हम लोग M1 में डबल इंटीग्रेशन करके आए हैं और वहां पर जो डबल इंटीग्रेशन हमने किया था और यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को यहाँ समझना है। सरफेस इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, उसे करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और जो लिमिट्स होती हैं किसी भी सरफेस इंटीग्रल की वो कैसे निकाली जाती हैं, ये हम इस आर्टिकल में आज समझेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सरफेस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें समझाऊंगा इसको। तो आइए जरा देखें सबसे पहले डेफिनेशन। A integral which is evaluated over the surface S is called surface integral. It means that कि कोई भी इंटीग्रल अगर किसी सरफेस पर इवैल्यूएट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे। Let f is equals to f1, f2, f3 be a vector point function and S is any surface in 3D space। यहाँ पर ये 3D space समझने वाली बात है। 3D space, then surface integral is defined as S f dot ds or f dot ds vector और double integration as f dot n cap ds। ये जो ds वेक्टर है यही n cap ds में कन्वर्ट हो जाता है, where ds वेक्टर is equals to n cap ds। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज n cap एंड व्हाट इज ds। होता यह है कि 3D में कोई भी सरफेस हो सकती है स्टूडेंट, करेक्ट। सपोज दैट कि एक तरबूज लिया, उसको आधा काट दिया और ये लटक गया। वो सोचिए, हाँ जरा, ये तरबूज लटका हुआ है। नाउ उसकी जो बाहर की सरफेस दिख रही है वो है S और उसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस है स्टूडेंट, एक तो उसकी बाउंड्री भी है, करेक्ट, जो उसका सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है उसका, और ये उसका कर्व्ड सरफेस है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस है वो है S और यदि उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला जाए किसी पॉइंट पर, तो जो आएगा वो है n कैप। एंड व्हाट इज ds? ds इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल पार्ट लिया है इसलिए वो भी कर्व्ड होगा, और कर्व्ड होगा तो वहां पर हम लोग x y या y z या z x इसकी लिमिट निकालने में अभी सक्षम नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये n cap is the unit normal vector to the surface S and ds is the small part of the surface, यानी small area of the surface। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जो भी सरफेस इंटीग्रेशन है उस सरफेस इंटीग्रेशन में f तो समझ में आता है, n भी समझ में आता है, लेकिन अब इस ds की वैल्यू ऐसी क्या हो ताकि हम इस सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर पाए। क्योंकि किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए कम से कम वर्ड नहीं, केवल दो वेरिएबल्स चाहिए जिनकी हम लिमिट्स निकाल सकें। और दो वेरिएबल्स की लिमिट्स हम तब निकाल पाएंगे जब हम किसी प्लेन पर सरफेस को लेके काम कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये जो 3D में जो सरफेस होती है S, इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं किसी भी प्लेन पर। हम इस सरफेस का प्रोजेक्शन ले सकते हैं XY प्लेन पर, इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं YZ प्लेन पर, इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं ZX प्लेन पर। होता यह है कि 3D में जो सरफेस होती है वो तो कैसे भी हो सकती है, वो कर्व्ड भी हो सकती है और कैसी भी बेंडिंग वेंडिंग कुछ भी सरफेस हो सकती है। जैसे मैं हूं तो मेरे चारों ओर की जो स्किन है, दिस इज माय सरफेस, करेक्ट। लेकिन इस स्किन की मदद से आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की लिमिट्स नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर मेरे इस सरफेस का आप प्रोजेक्शन ले लो, यानी कि परछाई ले लो किसी भी प्लेन पे, चाहे वो नीचे हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, हालांकि परछाइयां अलग अलग बनेंगी, करेक्ट। तो वो जो परछाइयां होंगी उन परछाइयों में आप इजीली देख पाओगे कि x और y का वेरिएशन कहां से कहां तक है, y या z का वेरिएशन कहां से कहां तक है और z या x का वेरिएशन कहां से कहां तक है।
अगर xy प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हो तो xy का वेरिएशन नजर आ जाएगा, मतलब xy की लिमिट्स। अगर yz प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हो तो y और z की लिमिट्स आ जाएंगी, और अगर zx प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो z और x की लिमिट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो हमें जो भी सरफेस दिया जाएगा जिस पर इंटीग्रेशन करना है, हम उसे किसी ना किसी प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे, और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हमको एक प्लेन पर सरफेस मिलेगी और उसी से हमारी लिमिट डिसाइड होंगी, करेक्ट। तो आइए जो रिमार्क्स हैं उन्हें समझते हैं इस ds को लेकर। If R be the projection of surface S का अगर हम xy प्लेन पर प्रोजेक्शन लें, R is the projection, परछाई है, of S on xy plane, then this double integration f dot n cap ds is equals to integration over R। अब R के ऊपर इंटीग्रेशन हो गया है, and f dot n cap dx dy upon n cap dot k cap modulus, where ds is equals to dx dy upon n cap dot k cap। It means that कि जब हमने सरफेस S का प्रोजेक्शन लिया xy प्लेन पर, तो जो ds था, स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस, इज बिकम dx dy अपॉन n cap dot k cap। ध्यान रखिएगा ये चीज, s r में, यानी कि अब इंटीग्रेशन s पर ना होकर r पर होगा, और ds कन्वर्ट हो जाएगा dx dy by n cap dot k cap, राइट, वेयर ds इज दिस। उसी तरह से यदि s का प्रोजेक्शन r1 हम लोग ले yz प्लेन पर, तो ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इट बिकम इवैल्यूएटेड ओवर r1, तो s r1 में कन्वर्ट f डॉट n कैप, एंड दिस dz इज इक्वल्स, ds इज इक्वल्स टू व्हाट, dy dz अपॉन n कैप डॉट i। ये i इसलिए लिया है स्टूडेंट कि ये जो r1 है ये yz प्लेन पर है, और yz प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो i कैप होता है, राइट। yz प्लेन पर x एक्सिस, और x एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर, और x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज व्हाट, i कैप, दैट्स व्हाई i कैप आया। उसी तरह से अगर r2 be the projection of s in xy plane, then surface integration is equals to r2 पर, अब ओके, दिस इज द xz प्लेन में ये सरफेस है, f डॉट n कैप dx dz n डॉट j कैप, करेक्ट, और j बिकॉज xz प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, दैट्स व्हाई j कैप। एंड यहां पर ये समझने की जरूरत है कि ये जो x और z की लिमिट्स आएंगी वो इस r2 से, इस y और z की जो लिमिट्स आएंगी वो r1 से, और जो इस xy की लिमिट आएंगी वो इस r सरफेस से डिसाइड होंगी, करेक्ट। और जब हम किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, तो M1 में जो हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा था, ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, करेक्ट। इट मींस दैट कि जो M1 में डबल इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें हम जब इंटीग्रेशन करते थे किसी सरफेस पर, तो वो सरफेस जो होती थी वो xy प्लेन या किसी दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही होती थी, या तो xy या yz या zx। लेकिन अब जो हम लोग वेक्टर कैलकुलस में डब सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेस, वहां पर डबल इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता था, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी सरफेस पे हो सकता है, और वो सरफेस 3D में कहीं पर भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट डबल इंटीग्रेशन। अब होता ये है, फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डबल इंटीग्रेशन हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, अगर ये कंपोनेंट्स किसी फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का x, y और z डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जब इस सरफेस S से क्रॉस होगा, तो उस सरफेस से क्रॉस होते समय, मतलब उस सरफेस से क्रॉस हुए फ्लक्स, उस सरफेस से क्रॉस हुए फ्लक्स की जो टोटल मात्रा है
वो इस सरफेस इंटीग्रेशन से मिलेगी हमें। आई रिपीट, S is the surface, closed surface, correct? इस closed surface से फ्लूइड F, जो कि फ्लूइड F मतलब सॉरी फ्लूइड जिसका कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन F1, F2, F3 से रिप्रेजेंट है, उस फ्लूइड F का जो टोटल फ्लक्स है जो कि उस सरफेस से क्रॉस होगा, उसकी जो पूरी मात्रा है, उसकी जो वैल्यू है, वो इस सरफेस इंटीग्रेशन से इवैल्यूएट होगी। इट मींस दैट मोटे मोटे शब्दों में कि जो डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन है वो आपको जनरेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आपको देगा कहीं ना कहीं से। इट मींस दैट कि कहीं ना कहीं ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है, ये सरफेस से इमिट होने वाले रेडिएशंस, इमिट होने वाली एनर्जी आदि को जनरेट करने में मदद करता है। करेक्ट, कैलकुलेट करने में मदद करता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप रिसर्च वगैरह में जाएंगे तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा। आपने कभी सोचा है कि जो सन है, उस सन के पूरा जो सन का सरफेस है, उस सरफेस से जो एनर्जी इमिट हो रही है पर सेकेंड, उसकी मात्रा को हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? मे बी शायद ये, आई एम नॉट श्योर बीइंग अ मैथमेटिशियन, बट मे बी यूजिंग द डबल सरफेस इंटीग्रेशन। करेक्ट, हम लोग जो अर्थ से जो हीट जनरेट होती है, सन से जो रेज आती हैं, वो जब परावर्तित होकर वापस जाती हैं, तो कितनी मात्रा में ऊर्जा यहाँ छोड़ देती है, कितनी में चले जाती है, कितनी मात्रा में, ये कुछ इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इसी तरह के सरफेस इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट ऑफ द सरफेस इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस। अब आइए जरा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, evaluate double integration s f dot n cap ds where f is equals to 18 z I cap minus 12 j cap and plus 3y k cap, and s is the surface of the plane 2x plus 3y plus 6z is equals to 12 in first octant। करेक्ट स्टूडेंट्स, आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली हैं और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो सबसे चीज ध्यान देने वाली है, नंबर 1, f हमें दिया हुआ है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ये n कैप और हमें चाहिए ds। करेक्ट, और जो सरफेस s है वो एक प्लेन की सरफेस है और वो भी कहां पर है? फर्स्ट ऑक्टेन में है। फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब होता है 3D में, जहां पर x, y और z पॉजिटिव होते हैं, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेन। करेक्ट, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम थोड़ा 3D को बनाने की कोशिश करें, सपोज दैट दिस इज द 3D एंड दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट? तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? तो ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को करेगा 6 पर। तो सपोज दैट दिस पॉइंट A इज 6 0 0। y एक्सिस को करेगा ये 0 4 0 पर, तो ये 0 4 0। करेक्ट, एंड z एक्सिस को करेगा स्टूडेंट्स ये 0 0 2 पर। सपोज दैट दिस इज 0 0 2, राइट? इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। सपोज दैट दिस इज A, दिस इज
बी एंड दिस इज सी, और इन तीनों को मिलाते हैं हम लोग, तो हमें देखिए क्या मिलता है। हमें ये 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 करेक्ट, ये इस तरह से हम लोगों को एक प्लेन नजर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 3D जैसा दिख रहा है ना, 3D में थोड़ा अलग है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि ये जो कमरा है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअल में ये जो है दिस वन, ये दिस इज द वाइजेड प्लेन, ये वाइजेड प्लेन, और ये जो है दिस इज द एक्स जेड प्लेन एंड दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है ये 3D में इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये इन तीनों पॉइंट्स को कट करते हुए पीछे निकल जाता है, यहां नीचे निकल जाता है और यहां भी पीछे निकल जाता है। लेकिन जब इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को वो काटते हुए जाता है तो एक लाइन बनती है, करेक्ट। जब दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो एक लाइन बनती है, तो ये वो लाइंस हैं, करेक्ट, राइट। एंड ये वो प्लेन है जिसके ऊपर की हमें इंटीग्रेट करना है, यानी सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो सरफेस को तो हम लोग देख पाए, अब हमें जो जरूरत है वो है एन कैप की और डीएस की, और डीएस के लिए लेना पड़ता है प्रोजेक्शन। लेकिन प्रोजेक्शन से पहले हम लोग जो जो चीजें हैं अब उसे निकालना शुरू करते हैं बारी बारी से। तो ध्यान दीजिएगा, लेट ए बी सी बी द गिवन plane, okay, given plane, and suppose phi is equals to phi, such phi is 2x plus 3y plus 6z minus 12 is equals to 0, करेक्ट। मतलब हमने क्या कर दिया भाई, प्लेन क्या एक सरफेस है, तो उस सरफेस को हमने एक फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करवा दिया, ठीक है ना। तो ये फाई क्या हुआ, इट्स अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, है ना, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। नाउ n cap is equals to gradient of phi upon gradient of phi मॉड्यूलस। क्या है एक्चुअल में, होता ये है कि किसी भी सरफेस पर अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो उसका ग्रेडियंट निकालो और ग्रेडियंट ऑफ फाई से, फाई मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, करेक्ट। तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एंड नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज वेरी इजी, इट इज डेल, इट इज आई डेल बाय डेल एक्स phi plus j del phi upon सॉरी, हम लोग ये डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम लोग ग्रेड फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। तो ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई आई डेल फाई बाय डेल एक्स j del phi by del y and plus k del phi by del z, right? Now phi की वैल्यू क्या है, phi is this, तो जब phi का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा केवल क्या, केवल 2, यानी कि 2i, प्लस जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल 3, यानी 3j कैप, एंड जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल 6k कैप, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड फाई, तो हम लोग यहां लिख देंगे 2i कैप 3j cap and plus 6k cap upon modulus of grade phi मतलब 2i cap 3j cap and 6k cap, and that is equals to, that n cap is equals to 2i 3j 6k divided by square root of 4 plus 9 and plus 36, and this is equals to what, 36 plus 9 means this is 45 and this is 4, 49, and 49 का जो स्क्वायर रूट होता है that is 7, यानी कि 2i plus 3j cap plus 6k cap divided by 7, so this is the n cap, correct students। and now students, ये जो सरफेस S आपको दिख रहा है,
इसका हमें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा किसी ना किसी प्लेन पर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग एक्स वाई प्लेन को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन टेक इन वाईजेड प्लेन प्रोजेक्शन, आप वाईजेड प्लेन पे भी ले सकते हैं, आप एक्सजेड प्लेन पे भी ले सकते हैं, योर चॉइस। तो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर जाते हैं। तो जब किसी प्लेन का सर प्रोजेक्शन हम लोग एक्स वाई प्लेन पे लेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट ये ट्राइंगल, करेक्ट, दैट ट्राइंगल, दिस इज द प्रोजेक्शन। ये मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, राइट। सपोज दैट दिस इज एक्स वाई प्लेन, this is y, this is x axis, this is y axis, or suppose that this is the point 6 0 0 and this is the point 0 4 0। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन का जो प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, करेक्ट। ये वो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये उसका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे, जो कि एक ट्राइंगल के शेप में है, ठीक। तो लेट सपोज दैट दिस इज द R. Let R be the projection of S, okay, surface S on XY plane, then ds is equals to dx dy upon n cap dot k cap, and that is equals to dx dy upon n cap। n cap की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 2i 3j and 6k, करेक्ट, डिवाइड बाय 7, और ये है डॉट k कैप। और जब हम लोग डॉट k कैप लेंगे तो केवल k और k का मल्टीप्लाई होगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो वी गेट dx dy अपॉन 6/7, ये दिस इज 6/7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ds की। नाउ स्टूडेंट ds आ गया है, n कैप आ गया है, f हमारे पास है, एंड नाउ अब हम लोग इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो देयरफॉर this double surface integration f s f dot n cap ds is equals to become integration over r, because projection हम ले चुके हैं, ठीक है ना। f की वैल्यू क्या है, f is what, it is 18z I cap minus 12 j cap and plus 3y k cap, करेक्ट। और डॉट n cap, n कैप की वैल्यू है 2i 3j प्लस 6k अपॉन 7, और इनटू में ds की वैल्यू आ गई है dx dy अपॉन 6/7, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों ही क्वांटिटीज का, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वी गेट डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस r इन xy प्लेन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके इट इज 36z minus 36 and plus 18y dot product, right, into 6 डिवाइड बाय 6, तो 1/6 को हम चाहें तो बाहर कर सकते हैं, dx dy, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब नाउ स्टूडेंट इसी तरह ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक खास चीज नजर आ रही होगी। वो खास चीज ये है कि आपको इसमें dz, इसमें z नजर आ रहा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन केवल x और y वेरिएबल्स में होना है। तो इस z को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं x और y में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है इसे कन्वर्ट करना। हम क्या करेंगे कि z की वैल्यू कहां से ले लेंगे, ये यहां से, जरा ध्यान दीजिए, ये 6z, तो 6z से हम वैल्यू ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू क्या, इट इज 1/6 डबल इंटीग्रेशन ओवर r 36
तो यार इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते थे हम लोग। अगर इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले लें, 6 नहीं बल्कि 18 कॉमन ले लें, तो 18 कॉमन लेने के बाद बल्कि 6 कॉमन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर 6 है। तो खैर ठीक है, अभी तो हम लोग एज इट इज ले लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ से 36 कॉमन ले लें, मतलब 6 कॉमन ले लें, तो इट्स 6/6, और यहाँ पर रह जाएगा 2z, यहाँ रह जाएगा 2z, यहाँ पर रह जाएगा 2, और यहाँ पर रह जाएगा नॉट 2z, यहाँ पर रह जाएगा 6z, यहाँ पर भी रह जाएगा 6, और यहाँ पर रह जाएगा 3y। करेक्ट। एंड दैट केस हम लोग 6z की जगह लिख पाएंगे 12 - 2x - 3y। तो इट्स 12 - 2x - 3y एंड 3y, और ये माइनस में 6 पहले से ही चल रहा था, और प्लस का 3y भी पहले से ही चल रहा था, और ये dx और ये dy कुछ कैंसिल नजर होता आ रहा है। यस, ये प्लस 3y एंड माइनस 3y, ये दो कैंसिल चीजें हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। करेक्ट, कर दीजिए कैंसिल। तो ये 3y से ये 3y कैंसिल, और अब जो बचा है उसमें केवल x है और कांस्टेंट है। और आइए अब जरा इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार इसे आपको समरी में समझा देता हूं कि हमने क्या किया है। जो क्वेश्चन था उसमें f था, s एक प्लेन था, करेक्ट, जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में था। सबसे पहले हमने उस सरफेस को देखा, ओके, कि वो दिखता है कैसा है और है कहां पर। हमने देखा कि वो 3D में एक प्लेन है, राइट। और इस डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए n कैप चाहिए और ds चाहिए। f तो है हमारे पास, तो n कैप क्या होता है? इट्स अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए पहले हमने जो सरफेस थी, यानी कि जो प्लेन थी, उस प्लेन को एक फंक्शन फाई से इक्वेट कर दिया, और फिर n कैप इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉड्यूलस, यानी कि ये जो फाई है इसका ग्रेडियंट। हमने जब ग्रेडियंट पढ़ा था तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका हमने वहां देखा था। हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, हमें 2i + 3j + 6k मिला। हमने मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड फाई से डिवाइड किया एंड वी गेट n कैप। नाउ n कैप आने के बाद अब हम ds की वैल्यू किसी प्लेन पर, तो हमने ds के लिए क्या किया कि ये जो प्लेन सरफेस थी 3D में, उसका प्रोजेक्शन लिया xy प्लेन पे, जो कि हमें एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल के फॉर्म में मिला, देन दैट इज r, उसे r नाम दिया। तो लेट r बी द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस s ऑन xy प्लेन, करेक्ट, ऑन xy प्लेन, xy plane, then ds is equals to dx dy upon n cap dot k cap। हमने अभी देखा था, हमने इसे सॉल्व किया, we get dx dy by 6/7। now f surface integration f dot n cap ds, ये r में कन्वर्ट हुआ तो ds इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमने f की वैल्यू लिखी, n कैप की वैल्यू लिखी, प्रोडक्ट किया स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये रिजल्ट आया। हमने यहाँ से 6 जो था वो बाहर निकाला, तो दैट इज 6/6। इस 6z की जगह हमने प्लेन की जो इक्वेशन थी उससे 12 - 2x - 3y सब्स्टिट्यूट कर दिया। -6 पहले से ही चल रहा था और +3y पहले से ही चल रहा था, वो हमने लिख दिया। कुछ कैंसिल हुआ, कर दिया कैंसिल, और जो रिमेनिंग बचा अब हमें उसे सॉल्व करना है। अब नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है, that is equals to double integration over r, 12 minus 6, 12 minus 6 is 6, so 6 plus 3y dx dy, right students? 6 plus 3, not 3y, बल्कि मैं कुछ और भूल गया हूँ, it's a 6 minus 2x, not 3y, 3y तो कैंसिल हो चुका है, minus 2x, तो 6 minus 2x स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि x और y की लिमिट्स कैसे निकाली जाए, बिकॉज x y की लिमिट्स नहीं आएंगी जब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, और x y की लिमिट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा इस सरफेस r पर, जो कि xy प्लेन पर है, एंड दिस इज द xy प्लेन एंड दिस इज द सरफेस r। अब हमारे पास में xy की लिमिट निकालने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा।
हम चाहें तो जो एक्स वाई की लिमिट है उसके दो तरीके हैं। एक, हम x की लिमिट को x एक्सिस पे ले लें और y की लिमिट के लिए स्ट्रिप बना लें। एंड नंबर 2, y की लिमिट को हम y एक्सिस पे ले लें और x की लिमिट के लिए एक स्ट्रिप बना लें। तो हम लोग जाने वाले हैं कुछ इस तरह से कि हम x की लिमिट को लेंगे x एक्सिस पे, करेक्ट। तो x की लिमिट को अगर x एक्सिस पे लें तो जो x का वेरिएशन है वो 0 से 6 तक है इस ट्राइंगल पे, करेक्ट, इस प्रोजेक्शन पे। और जो y की लिमिट है उसके लिए हम लोग ले लेते हैं ये स्ट्रिप, करेक्ट। और y की लिमिट ऐसे निकालेंगे कि इस स्ट्रिप के बॉटम पर y की वैल्यू तो इस स्ट्रिप के बॉटम पर y की वैल्यू होगी 0 और यहां पर हमें ऊपर इस लाइन पर देखना है कि यहां y की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये चीज थोड़ी समझने वाली है स्टूडेंट। ये जो प्लेन था, जब हमने इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पे लिया तो प्लेन से z गायब हो जाएगा, करेक्ट, यानी z 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी 2x plus 3y is equals to 12, करेक्ट स्टूडेंट्स। एंड नाउ ये 2x plus 3y is equals to जो 12 है, अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, यानी अपर लिमिट ऑफ y is equals to 12 minus 2x upon 3, करेक्ट। तो दिस इज द अपर लिमिट ऑफ y। तो इस सरफेस पर ये हुआ कुछ लिमिट्स निकालने का तरीका। तो हम यहां पर लिखेंगे on the surface R, limits of x is equals to 0 to x is equals to what? X is equals to 6, and limits of y is equals to 0 to y is equals to 12 minus 2x upon 3, करेक्ट। तो ये x और y की लिमिट्स हैं। तो आइए अब जरा देखें इस इंटीग्रल की वैल्यू, एंड दैट इज बिकम x की लिमिट्स हैं x is equals to 0 to x is equals to 6 and y is equals to 0 to y is equals to 0 to it is 12 minus 2x upon 3 और हमारे पास है 6 minus 2x dx dy। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो y की लिमिट्स हैं वो x के टर्म्स में है, तो इंटीग्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा y के रिस्पेक्ट में। ये आप लोगों ने पहले समझा होगा, और अगर नहीं समझा है तो समझ जाइए। इंटीग्रेशन में जिस वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट होती है उसके रिस्पेक्ट में सबसे आखिरी में इंटीग्रेशन होता है, और जिस वेरिएबल की लिमिट किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में होती है उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, तो दैट इज इक्वल्स ना ये है x इज इक्वल्स टू 0 टू 6, और क्योंकि इसमें कोई y टर्म्स नहीं है तो इस 6 माइनस 2x को हमने कर दिया बाहर, और ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू 12 minus 2x upon 3 dy और ये dx। नाउ स्टूडेंट्स इसको चाहे तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं। इट बिकम, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो इट्स 0 to 6, इट्स 3 minus x, राइट। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इट्स y, और y की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to this। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज 12 minus 2x minus 2x upon 3, करेक्ट, एंड दिस इज dx। यहाँ से अगर हम लोग 2 बाहर निकाल लें तो इट बिकम 4 और ये 3 नीचे है। इंटीग्रेशन 0 to 6 3 minus x into 6 minus x dx, और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा 4/3 0 to 6 ब्रैकेट, this is what, this is 18 minus 3x minus 6x minus 9x and plus x square, correct, plus x square and this is dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो this is ये आया। अब आइए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो इट्स 4/3
इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इट इज 18x minus 9x square upon 2 and minus x cube by 3. It's a plus and this is 0 to 6 students. तो इंटीग्रेशन के बाद अब आइए जरा लिमिट्स लगाएं तो इट्स 4 by 3 18 into 6 minus 9 into 6 into 6 upon 2 and plus 6 into 6 into 6 upon 3 and this is what? This is equals to यहां से हमें मिलेगा 2 यहां से 3 तो हमारे पास जो वैल्यू आई है हम देखें जरा इसमें से कुछ कॉमन निकल पा रहा है क्या तो हमारे पास 4 by 3 कॉमन चाहें तो हमारे पास निकल रहा है ये 18 है 6 तो दिख ही रहा है कि 6 निकाल सकते हैं तो एक काम करते हैं 6 तो निकाल ही लेते हैं ठीक है ना तो ये 6 बाहर निकाल दिया तो हमें मिल गया यहाँ पे 18 माइनस ये मिल जाएगा हमें 9 दिया 27 और यहाँ मिल जाएगा हमें 6 दूनी 12 ये प्लस 12 तो ये हो गया स्टूडेंट 30 और 30 में से 27 गया तो मिल जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और 6 चौक 24 तो दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स इस डबल इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो है 24। इस इंटीग्रेशन में जो खास बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो सरफेस था उसका प्रोजेक्शन हमने लिया xy प्लेन्स पर और फिर जो प्रोजेक्शन लिया उस प्रोजेक्शन से ही xy की लिमिट डिसाइड हुई। नंबर 1 एन कैप निकालने के लिए जो सरफेस था प्लेन का उस सरफेस को एक फंक्शन बनाया पहले फाई के टर्म्स में और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप निकालने के लिए ग्रेडियंट की मदद ली। आपको जब दूसरे क्वेश्चंस हल करने होंगे तो आप उसमें इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट। सरफेस इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क ओके बाय मेल और बाय हाइक मैसेज, है ना। मेरा जो नंबर है वो हाइक पर अवेलेबल है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप जरूर इससे कुछ ना कुछ लाभ लेंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ में आपके सामने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।